हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट विद सरिता। जैसा कि आप जानते हो कि अभी हमारी हरियाणा सीईटी कॉमर्स सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हमारा डे 5 है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कमिंग वीडियोस हैं उनका अपडेट आपको टाइमली मिल सके। 78 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं और आज 79 से स्टार्ट करेंगे। तो सारे स्टूडेंट्स साथ में रीड करेंगे क्वेश्चंस को ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट? नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, जो नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट होती है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसमें कंट्री को फ्यूचर में पैसा वापस नहीं करना पड़ता। नॉन डेट, कंपनी के लिए वो डेट नहीं है तो उसको रीपे करने का भी प्रेशर कंट्री पे नहीं होता। मतलब ये ऐसा लोन होता है जिसमें रीपेमेंट का प्रेशर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं, फिर उसको डिटेल्स में हम समझेंगे। ऑप्शन ए है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में एफडीआई। तो एफडीआई क्या होता है? जब एक फॉरेन कंपनी डायरेक्टली किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करती है या इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई फॉरेन कंपनी जैसे इंडिया में या तो फैक्ट्री लगाती है या किसी कंपनी में शेयर्स को परचेज करती है, तो इससे क्या होगा? जो कंट्री में जो पैसा आया है वो एक लोन नहीं है, ये लोन अमाउंट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। इस पे क्या होता है कि जो कंट्री है उसको रीपे करने का कोई भी प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो एफडीआई एक नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो इसका राइट आंसर ए है। अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल जो असिस्टेंस होती है ये जनरली फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मिलने वाला जो लोन है या एड बोलते हैं इसको, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि पैसा बाद में आपको रीपे करना पड़ता है, इसलिए ये डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है बोरोविंग फ्रॉम आईएमएफ। ऑप्शन सी, आईएमएफ से जब भी कोई कंट्री है वो पैसा लेती है तो वो बोरोइंग जो होती है उस बोरोइंग को फ्यूचर में विद इंटरेस्ट कंट्री को वापस पे करना पड़ता है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आईएमएफ को। तो ये भी आपका एक डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लास्ट ऑप्शन डी कॉमर्शियल बोरोइंग्स। कॉमर्शियल बोरोइंग्स भी क्या होता है कि ये भी कंपनीज या जो गवर्नमेंट है उसका लोन लेना होता है जिसे रीपे करना ही पड़ेगा। या तो कंपनीज या गवर्नमेंट है वो कॉमर्शियल बोरोइंग्स लेती है तो इसमें भी आपको रीपे करना कंपलसरी होता है, ये भी आपका एक लोन है। तो 79 का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ प्रोसेस दैट इज सस्टेनेबल एंड यील्ड्स ब्रॉड बेस्ड benefits and ensures equality of opportunity for all its terms as equal opportunities। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ऐसी ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म तक चलती रहे और जिसमें बेनिफिट सोसाइटी के सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके ऑप्शंस वन है फास्टर ग्रोथ। तो जो फास्टर ग्रोथ है इसका मतलब है सिर्फ इकोनॉमिक की ग्रोथ, जो इकोनॉमी है सिर्फ उसी की ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ सबको बेनिफिट मिलना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा है कि इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए सोसाइटी के सभी कैटेगरीज को। तो फास्टर ग्रोथ में तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। नेक्स्ट पहले ये बताती हूँ आपको बैलेंस्ड ग्रोथ। तो बैलेंस्ड ग्रोथ का जो मतलब है वो है इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका साथ साथ डेवलपमेंट होना।
बैलेंस्ड ग्रोथ, जिससे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उनको भी जो बेनिफिट होता है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड ग्रोथ। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट, सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ होता है, इसका मतलब है ग्रोथ लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रहना, लेकिन इसमें इक्वलिटी का कोई कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब जो लास्ट ऑप्शन है बी, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ वो होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का भी बेनिफिट रिच और पुअर दोनों को मिलेगा, रूरल और जो अर्बन एरिया है उन दोनों को डेवलपमेंट होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सिंपल वर्ड्स में ग्रोथ फॉर एवरीवन हो जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, क्रेडिट विल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन मीन्स, सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, कम होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। तो क्रेडिट कम कब होती है? क्रेडिट मतलब जो हम लोन, जो बैंक लोन्स वगैरह देते हैं, तो लोन्स कम कब होते हैं, कब उनको लोग कम लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन। कब होती है? क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है इकोनॉमी में जो लोन्स या जो क्रेडिट की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। मतलब बैंक्स का जो लोन देना, जो लोन देता है वो कम होने लगते हैं। अब देखते हैं इसके कौन सी पॉलिसी क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो सबसे पहले है बैंक रेट्स इज लोअर्ड। जब बैंक रेट को कम करता है, लोअर करता है, अगर बैंक रेट कम हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, बैंक को आरबीआई से पैसा सस्ते में मिलेगा और इसीलिए बैंक्स भी ज़्यादा लोन देता है। तो इससे क्रेडिट बढ़ता है बल्कि कम नहीं होता। तो ये तो क्रेडिट एक्सटेंशन होता है क्रेडिट में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कॉन्ट्रैक्शन, कम होना, लोन का कम होना, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस पॉलिसी, तो जैसे बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज अडॉप्टेड। तो जब आरबीआई बॉन्ड्स खरीदते हैं तो मार्केट में पैसा इंजेक्ट होता है, मार्केट में पैसा जाएगा। आरबीआई जब बॉन्ड्स खरीदेगी अपने, तो उससे क्या होगा कि सोसाइटी में पैसा ज़्यादा जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो इससे भी क्रेडिट बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सी है, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो इज लोवर्ड। मीन्स अगर जो रिजर्व रेशो कम कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल हो जाता है, तो इससे भी क्रेडिट एक्सपेंड होता है। जैसे होता है ना CRR, SLR, अगर इनको भी कम कर दिया जाएगा तो क्रेडिट बढ़ेगी, कम नहीं होती। लास्ट है, बैंक रेट इज रेज्ड। मीन्स अगर बैंक रेट बढ़ जाते हैं, जैसे बैंक्स को जो आरबीआई से पैसा मिलता है वो अब महंगे में मिलने लगेगा, या बैंक्स भी कस्टमर्स को फिर क्या करेंगे, महंगा लोन देंगे, क्योंकि अब बैंक को भी आरबीआई से काफ़ी ज़्यादा रेट में लोन मिल रहा है। तो बैंक्स भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको रेट बढ़ा के ही लोन देंगे, तो इससे क्या होगा, जो क्रेडिट सप्लाई है वो कम हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट 82, क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन बोरोज एंड लेंडर्स एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है और जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कभी सुना होगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होती है एक, और एक होती है रियल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये टर्म्स क्या है। तो नॉमिनल जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें बैंक ऑफिशियली जो कस्टमर से जो चार्ज करती है। अगर जैसे बैंक है वो 9% पे लोन देती है अगर कस्टमर्स को, तो इसको बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब देखते हैं रियल इंटरेस्ट रेट क्या होती है। ये वो इंटरेस्ट रेट होती है रियल, जो इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद होती है। इसको बोलते हैं एक्चुअल रेट।
ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन का अमाउंट, जैसे जो महंगाई वगैरह है, जो इन्फ्लेशन होती है वो इंक्लूड नहीं होती रियल इंटरेस्ट रेट में, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में देखो नॉमिनल का जो फॉर्मूला है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का जो भी इफेक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट 7% है और इन्फ्लेशन 2% है, तो नॉमिनल रेट कितना हो गया 9%। और बैंक जो कस्टमर्स को जो लोन देता है वो 9% पे ही देता है। तो ये इकोनॉमिक्स में एक सिंपल सा रिलेशन है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन है वो। अब सोचिए अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट हो रहा है, मतलब अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उससे लैंडर्स को क्या इफेक्ट करता है? तो लैंडर्स को लगता है कि अब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो अपना पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इसलिए ये सिचुएशन आती है और इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सीड्स रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? मीन्स इनमें से कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है? तो देखो इंडिया में ना टैक्स मेनली दो लेवल पे लगते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेज और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेज, स्टेट गवर्नमेंट का, और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब ऑप्शंस को देखते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है उनमें से वो कौन सा टैक्स है इनमें से। तो फर्स्ट है टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स। तो मिनरल राइट्स ये टैक्स जो जनरली है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर स्टेट के रिसोर्सेज होते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है टैक्सेज ऑन कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पर टैक्स जो लगाते हैं उसकी पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। नेक्स्ट है टैक्सेज ऑन कैपिटल गेन। तो टैक्सेज ऑन जो कैपिटल गेन है ये इसकी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, जो प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो जब उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। और दूसरा जब हम शेयर्स बेचते हैं या फिर कोई असेट्स है, कोई भी जो कैपिटल असेट्स है उस पर जो प्रॉफिट होता है उन सबको बोलते हैं कैपिटल गेन, और ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, लीड बैंक स्कीम इज डिजाइन टू। लीड बैंक स्कीम इज डिजाइन टू। तो इस क्वेश्चन में लीड बैंक स्कीम का कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लीड बैंक है उसकी स्कीम होती क्या है, कौन सी स्कीम्स होती हैं लीड बैंक की। तो इंडिया में 1969 में लीड बैंक ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, और इसका जो मेन पर्पस था वो था बैंकिंग का डेवलपमेंट, और बैंकिंग का डेवलपमेंट करना, और स्पेशली जो रूरल जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट। ये 1969 में लीड बैंक ये स्कीम लेके आया था कि रूरल एरिया है उसका, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करना है। तो इस जो स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर बैंक असाइन किया जाता है, जिसमें जो लीड बैंक है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में अपने ब्रांचेस कर देगा, और उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिस्ट्रिक्ट में जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उनको डेवलपमेंट करना, और जो क्रेडिट प्लानिंग है वो करना, और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करना। तो इस बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट का लीडर बना दिया गया था। जो लीड बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट का लीडर हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाउ अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स ऑफ अ बैंक इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक ने अपना सपोर्ट सिस्टम जनरेट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इंटीरियर डेकोरेटर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं ये उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा गया है
कि ये जो इंटीरियर डेकोरेटर है ये कौन सी कॉस्टिंग होती है, कौन सा कॉस्टिंग मेथड में आता है इंटीरियर डेकोरेटर। तो इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, इंटीरियर डेकोरेटर का जो काम होता है वो हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनाता है, और हर प्रोजेक्ट है वो अलग साइज का होता है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, और हर प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डिफरेंट होती है, अलग होती है, क्योंकि हर कॉस्ट जैसे जो भी इंटीरियर डिज़ाइन का है डेकोरेट का, उसका अलग अलग साइज होता है, और अलग अलग साइज पे अलग अलग कॉस्ट होती है। तो मतलब हर एक काम के लिए इसको सेपरेट प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हर एक प्रोजेक्ट को ये सेपरेट जॉब की तरह ट्रीट करता है। सो जो जॉब कॉस्टिंग है वो इस सिचुएशन में यूज होता है। तो इसका आंसर है जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि हर एक जो सेपरेट टास्क है वो एक अलग जॉब के लिए जैसे देखा जाता है, तो इसमें जॉब कॉस्टिंग इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन की लेवल के साथ चेंज होती है। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर आपका प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में प्रोडक्शन जो चेंज होता है और तो ये कॉस्ट चेंज होती है प्रोडक्शन के साथ में, इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके जो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक फिक्स्ड पेमेंट होती है, एवरी ईयर एक फिक्स्ड पेमेंट जाता है, तो ये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ही होता है, ये प्रोडक्शन के साथ बढ़ता और कम तो नहीं होता है, इंटरेस्ट तो एक फिक्स अमाउंट से ही देना ही पड़ता है, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑफ मशीनरी, ये भी एक फिक्स्ड रेट से लगता है, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। लास्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो एक्चुअली एक वेरिएबल कॉस्ट है। ये जैसे रॉ मटेरियल होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल यूज होगा, उस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल जो यूज होता है, तो इस मटेरियल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे फर्नीचर बनाने में जैसे वुड का यूज होता है, या फिर क्लॉथ्स बनाने में कॉटन का, तो मटेरियल उतना ही लगेगा जितना कि प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, जितने प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही मटेरियल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लान्ड रिजल्ट देन अ एंटरप्राइजेज एम टू अटेन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंटरप्राइजेज है, एंटरप्राइजेज जो रिजल्ट फ्यूचर में अचीव करना चाहती है और उसको पहले से ही प्लान करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, उस जैसे फ्यूचर का जो प्लान अभी हम करेंगे उसको क्या कहते हैं, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो उसका राइट आंसर है बजट। बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो एंटरप्राइजेज फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती हैं। इसमें डिसाइड किया जाता है कि कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और जो कंपनी है उसका टारगेट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। मीन्स जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है वहाँ कौन सी टाइप की ऑडिट सुटेबल होगी। इंटरनल जो चेक है वो वीक है, तो उसमें कौन सी टाइप की ऑडिट लगेगी। तो जो इंटरनल चेक का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर का जो सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के काम को ऑटोमेटिकली चेक नहीं करते, तो उसको बोलेंगे वीक इंटरनल चेक। और अगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक दूसरे के काम को ऑटोमेटिकली चेक करेंगे तो इससे क्या होगा, मिस्टेक और फ्रॉड्स वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इंटरनल जो चेक सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से जब इंटरनल चेक सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो उस केस में कंटिन्यूअस ऑडिट को करवाना पड़ता है। कंटिन्यूअस ऑडिट उस केस में सुटेबल होगी। अब कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होती है, तो कंटिन्यूअस ऑडिट वो होती है जब जो ऑडिटर है वो पूरे साल रेगुलर इंटरवल्स पे अकाउंट्स को जो चेक करता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। इसमें फ्रीक्वेंटली चेकिंग होती है,
एरर्स होते हैं वो जल्दी डिडक्ट हो जाते हैं, और फ्रॉड्स का रिस्क, जो फ्रॉड का रिस्क है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। और क्वेश्चंस के अलावा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आप कुछ और करना चाहते हैं क्लास में, किसी और टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।